गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं आज के पेपर का डिस्कशन। ये हमारा न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं उसका 7th सेट है और आज के इस सेशन में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर आज का जो था वो बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक गया था। कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे और वो बच्चे कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब ये जो हम लोग सेशन करते हैं इसमें मैं उन बच्चों को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूं जो अभी तक कुछ खास स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो वो अपनी गलतियों से सीखें और अपने इंप्रूवमेंट पे काम करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट आवर पेपर्स डिस्कशन। तो आज के पेपर के सबसे पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस हमारे असाइनमेंट बुकलेट में भी हैं। तो एक बार जरा ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर में क्या हो रहा है। तो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 7x + 1 = 0 और इसके दो रूट्स हमें दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा। तो सीधी सी बात है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है 1/α - 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/β - 7 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय जो दो बातें मैं हमेशा ही बोलता हूं कि लिख लिया करो, वो है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तुम देख सकते हो सम ऑफ द रूट्स -b/a के हिसाब से 7 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a के हिसाब से 1 हो जाएगा। अब ट्रेडिशनली हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एलसीएम लेंगे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे एलसीएम ना लेके कुछ एक डिफरेंट अप्रोच से करते हैं। अब जैसा कि मुझे पता है कि अल्फा इसका एक रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया α² - 7α + 1 = 0 और मैं यहां से किसी भी तरीके से 1/α - 1 की वैल्यू निकालने वाला हूं, जो कि तुम्हें भी आइडिया लग गया होगा। यहां से अल्फा कॉमन ले लो तो ये हो गया α - 7 और उस 1 को वहां भेज दो। तो अगले ही स्टेप में तुम्हारे पास में α - 7 की वैल्यू आ गई -1/α और हमें चाहिए इसका ठीक उल्टा स्क्वायर करके, तो ये सीधा हो गया α² और सिमिलरली इसकी वैल्यू हो जाएगी β²। तो सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला होता है α + β का होल स्क्वायर -2α β। अब α + β तो हमें दिया ही है यहाँ पे 7, तो सीधा यहाँ डालेंगे 7 का स्क्वायर हो गया 49 -2 α β 1 है तो आंसर हो गया 47 और 47 अवेलेबल है बी ऑप्शन में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा लोगारिथम का। हाँ, ये प्यारा क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसको गलत किया है, तो इसको अच्छे से समझेंगे कि इसके अंदर में क्या गलती हुई है और उसका सही क्या है। तो क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट लो। पहले log x के बेस में 2 प्लस इसको तुम लिख सकते हो 1/log x के बेस में 2। अब ये क्या हुआ, क्योंकि log 2 के बेस में x है तो मैं उसको चाहूंगा कि जो log x के बेस में 2 है उसी के हिसाब से लिखो, तो उसको मैं 1/ कर सकता हूं और इसकी वैल्यू दे रखी है 10/3 के इक्वल। और दूसरे साइड से फिर उसी तरह से log y के बेस में 2 है और ये 1/log 2 के बेस में y है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/log y के बेस में 2। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ, 10/3 3 होता है और इसके साथ में 1/3 ऐड कर दें तो ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। बट एट ए टाइम हम लोग को एक साइड से देखना है, तो log x के बेस में 2 को 3 के इक्वल करना है और log y के बेस में 2 को 1/3 के इक्वल करना है। बच्चे यहां पे गड़बड़ करते हैं, तुम्हें ये इंडिविजुअली इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे log x के बेस में 2 को अगर तुम 3 के इक्वेट करते हो तो कायदे के हिसाब से x की वैल्यू 2⁴ 8 हो गई और उसी तरह से log y के बेस में 2 को 1/3 के इक्वेट करते हो तो कायदे के हिसाब से y की वैल्यू हो गई 2⁴ 1/3। तो अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो हमें पूछा है x + y की वैल्यू। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड करता हूं तो मुझे यहां कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आंसर आ रहा है 8 + 2⁻³ 1/3, जो कि यहां कहीं पे भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर तुमको टिक मारना पड़ेगा डी, दैट इज नन ऑफ दिस। बहुत बच्चों ने क्या किया, 8 + 1/8 कर दिया और उनका आंसर अवेलेबल है 65/8, बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। तुम log x के बेस के 2 को अगर 3 के इक्वल कर रहे हो तो log y के बेस के 2 को 1/3 के इक्वेट करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब ये वो वाला लेवल है जो तुम्हारे पेपर में, एनडीए के पेपर में आजकल पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। सबसे पहले तो यहां पे दिया हुआ है cot 70 डिग्री,
जिसको मैं तोड़ने वाला हूं cos 70 अपॉन sin 70 में, और उसके साथ में यहां पे लगाया हुआ है 4 cos 70 डिग्री। अब हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, और देख सकते हो कि ऑप्शन में जितने भी आंसर्स हैं वो वैल्यूज के टर्म्स में, मतलब साइन कॉस के टर्म्स में कोई आंसर नहीं है, तो हम लोग को बिल्कुल ही इसको वैल्यूज के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेके इसको बना लेते हैं cos 70 प्लस 4 sin 70 इंटू cos 70, और डिनोमिनेटर में मेरा sin 70 बैठा हुआ है। अब क्या करें, तो cos 70 को कुछ मत करो, लेकिन यहां पे तुम 2 को लिख लो 2 sin 70 इंटू cos 70, मतलब 4 को तुमने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में। अब ये क्यों किया ये तो तुम आइडिया खुद ही लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे बन गया है फॉर्मूला sin 2 थीटा का। अब 2 sin 70 इंटू cos 70 के जगह तुम sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के उसको sin 140 लिख सकते हो। मतलब एट द एंड ऑफ दिस स्टेप तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो गया है cos 70 प्लस ये पूरी वैल्यू हो गई sin 140 के इक्वल। और ध्यान रखना एक 2 है तो एक sin 140 मैं यहां रख रहा हूं, एक sin 140 एक और लिख रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि 2 sin 140 ये पूरी वैल्यू sin 140 है, 2 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में, और अपॉन में है sin 70। अब अगर मैं इस cos 70 को साइन में कन्वर्ट कर लूं तो मैं फॉर्मूला लगाने के काबिल हो जाऊंगा अगले स्टेप के लिए। तो इस cos 70 को कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में हम लोग sin 20 लिख सकते हैं, प्लस sin 140 प्लस sin 140, और नीचे बैठा हुआ है sin 70। अब इन दोनों को पकड़ के फॉर्मूला लगाते हैं sin a प्लस sin b का, जो कि होता है 2 sin a प्लस b बाई 2, मतलब ये 80 हो गया, इंटू cos a माइनस बी बाई 2, तो वो तुम्हारा बन जाएगा माइनस का 60, कॉस का माइनस का 60 हो जाता है 60, तो ये cos 60 हो गया, प्लस साइन का 140, और यहां पे आ गया साइन का 70। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास में बच गया साइन 80 प्लस साइन 140 अपॉन में साइन 70। अब फिर से एक बार तुमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन ए प्लस साइन बी का, जो कि तुमको देगा आंसर, मैं यहां पे लिख रहा हूं ध्यान से देखना, जो कि तुमको आंसर देगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 140 प्लस 80 बाई 2 करोगे तो 220 बाई 2 110 हो जाएगा, इंटू कॉस। अब कॉस के साथ में क्या आ जाएगा, तो 80 माइनस 140 बाई 2 मतलब 30 हो गया, कॉस 30, और अपॉन में है साइन 70। अब ये फाइनल स्टेप की तरफ आ चुके हो, साइन 110 की जगह में मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 70, और साइन 180 माइनस 70 का मतलब होता है साइन 70। अब यहां पे फाइनली आ गया 2 साइन 70 इंटू कॉस 30 अपॉन में साइन 70। अब साइन 70 कैंसिल, सबको पता है कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 इंटू √3/2 करेंगे, 2 कैंसिल होगा और तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा √3। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे पेपर में इस बार भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो काफी लंबा था ट्रिग्नोमेट्री का, तो क्या पता ये क्वेश्चन तुम्हारा इस बार आ जाए। तो जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, लंबाई के ऊपर मत जाओ, हमें स्लोली एंड स्टेडीली उस क्वेश्चन को लास्ट तक पहुंचाना था, इसलिए उतने स्टेप्स लग गए। अब चलते हैं, समझ में आ गया होगा तुम लोग को अगले क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन से तुमने आइडिया तो लगा ही लिया होगा, क्योंकि आज ही मैंने क्लास में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात की थी, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का है। तो सीधा क्या करो, यहां से m/n की वैल्यू निकाल लो, जो कि है tan थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन में tan थीटा माइनस 30 डिग्री। अब ये आइडिया कैसे लग गया, क्योंकि जो हमें पूछा गया है वो m+n अपॉन m-n है। तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि अगर a/b c/d के इक्वल है, तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी कैन ऑलवेज राइट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये प्रॉपर्टी जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया तो ये हमें वही वैल्यू दे देगा जो हमें चाहिए, लेकिन इसके अंदर बिना इसको साइन कॉस में ब्रेक किए हुए आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि पूरे ऑप्शन में जो आंसर्स हैं वो साइन कॉस के फॉर्म में है। तो मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूं, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 120 डिग्री अपॉन कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री, और उसी तरह से इसको ब्रेक करूंगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस 30 डिग्री, और अपॉन वाला जो है वो मैं ऊपर भेज देता हूं, थीटा माइनस 30 डिग्री, थीटा माइनस 30 डिग्री। अब ये प्रॉपर्टी यहां पे जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30 प्लस
कॉस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30। ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड साइड का c प्लस डी। और उसी तरह से c माइनस डी लिखूंगा तो साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30 माइनस कॉस थीटा प्लस 120 इंटू साइन थीटा माइनस 30। अब बाकी काम तुम मेरे ख्याल से समझ ही गए होगे। यहां पे फॉर्मूला बन गया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। तो फाइनल आंसर हो जाता है m प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, जो कि मुझे पूछा था। तो साइन ए प्लस बी मतलब यहां पे आ गया थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30। न्यूमरेटर का काम खत्म, नीचे सेम वैल्यू नेगेटिव के साथ थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30। अब तुम देख सकते हो ऊपर वाले में से तुम्हारे पास में आ जाता है साइन 90 प्लस 2 थीटा, और नीचे तो थीटा थीटा कैंसिल होके ये सिर्फ बन जाता है साइन 150 डिग्री। अब हम लोग सबको मालूम है कि साइन 90 प्लस 2 थीटा होता है कॉस 2 थीटा, और साइन 150 की वैल्यू होती है 1/2। तो तुम्हारा टोटल आंसर बन गया 2 कॉस 2 थीटा, जो कि तुम्हारे पहले ऑप्शन में अवेलेबल था। अब ये क्वेश्चन लंबा होने के बावजूद भी तुम बोलोगे सर ये इजी है, पिछले वाला टफ था। पिछले वाला टफ नहीं था, पिछले वाला भी इजी था, बट चूंकि उसमें तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड नहीं था। जैसे यहाँ पे हमने पहले स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का है, उस क्वेश्चन में ये चीज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो तो क्वेश्चन तुमको टफ लग रहा था। देयर इज नथिंग कॉल्ड टफ एंड इजी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का है, और ऑब्वियस सी बात है कि 2 क्वेश्चन टफ आने के बाद मेरे पेपर में हमेशा 2 क्वेश्चन इजी आते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। हम लोग सबको मालूम है कि साइन रूल के हिसाब से जो भी तुम्हारे साइन ए, साइन बी और साइन सी की वैल्यू होती है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव साइड्स। तो हम लोग यहाँ पे ये मान लें कि ये जो रेशियो हमें दिया हुआ है साइन ए रेशियो, साइन बी रेशियो, साइन सी, दे आर नथिंग बट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। और इसमें से एक साइड की वैल्यू उसने दे दी 4 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू उसने 4 सेंटीमीटर दे दी है, जबकि रेशियो के हिसाब से ये करस्पॉन्ड कर रहा है 2 को। तो हम लोग सीधा लिखेंगे कि 2k इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, जिससे कि k की वैल्यू आ जाएगी 2। और हमने इसके सारे साइड्स को लेट कर लिया है 1k, 2k एंड 3k। तो एक एक करके यहां पुट करते हैं। a की वैल्यू 1k मतलब 1 इंटू 2 2 हो गया, b की वैल्यू तो 4 दी ही हुई है, और c की वैल्यू 3k का हिसाब से 3 इंटू 2 6 हो गया। अब तीनों को जरा ऐड कर दो, क्योंकि तुम्हें तो पेरीमीटर पूछा गया है, तो तीनों का सम हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 12 सेंटीमीटर। तो सीधा आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है फिर से उसी चैप्टर का। अब यहां पे तुम्हें अगर फॉर्मूला पता है तो काम आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज फिर तुम कहीं और निकल जाओगे। तो देखो तुम्हारे पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एरिया दे रखा है, और साथ में इक्वल साइड्स की जो वैल्यू है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड की वैल्यू भी दे रहा है। बीच का इंक्लूडेड एंगल मांग रहा है, तो सीधा हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी, जिसमें से एरिया मुझे पता है और ये दोनों साइड को उसने पहले ही इक्वल बताया हुआ है, तो उस इक्वल साइड की वैल्यू को यहां पुट कर दो, दैट इज 9 इंटू 9, और साइन सी मतलब उनके बीच का एंगल निकालना है। तो ये तो पता ही है 9 9s आर तुम्हारा जो है सॉरी इक्वल साइड्स की वैल्यू तुम्हारी क्या दी हुई है 6 दी हुई है, सॉरी यहाँ पे 6 है, ये 6 6 है, तो 6 6 36 है, ये इसको काट देगा 4 में, तो साइन सी की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी 1/2। दैट मीन्स जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तुम्हें यही पूछा गया था, देन द एंगल बिटवीन देम इंक्लूडेड एंगल जो है बी आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, चलो अब ये इजी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, और यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि तुम्हें 2 वैल्यूज के साथ उसने स्टार्ट करवाया है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है थीटा प्लस बीटा, तो यहां से पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो, जो कि हो जाएगा साइन थीटा प्लस बीटा, इसको संभाल के रख लो। और दूसरा दिया हुआ है साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू थीटा माइनस बीटा, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा माइनस बीटा, संभाल के रख लो, इसको भी संभाल के रख लो। अब फाइनली वो तुमसे क्या चाह रहा है, तो वो चाह रहा है 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू, तो 1 प्लस एक्स वाई, एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हारे सामने ही है, तो इनको यहां लिख लो एक बार, साइन थीटा प्लस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस बीटा। अब इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो फॉर्मूला रिड्यूस होकर हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहां पे ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और ये तो सबको ही पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर बीटा होता है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। किस ऑप्शन में, एक बार चेक कर लो, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये सीधा आ गया है तुम्हारा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से ये भी इजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन इनवर्स का ही क्वेश्चन है। ये बच्चों ने गलत किया था। अब ये क्यों गलती हुई थी वो भी यहां पे चेक कर लेंगे और तुम्हें रीजन भी पता चल जाएगा। तो तुम्हारे पास में ये इक्वेशन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 और तुम्हें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें होगा क्या कि तुम्हें x के दो आंसर्स मिलेंगे, बट उसमें से एक आंसर नेग्लेक्ट हो जाएगा जो कि बच्चों को नहीं पता था कि इस तरह से होता है। तो ये तुम लोग जान के रखो। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। अकॉर्डिंग टू दैट tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, और यहां पे बैठा हुआ है पाई बाई 4। तो ये कूद के यहां जाएगा, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और ये बन गया 5x होल अपॉन में 1 माइनस एक्स 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 6x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर कोई सॉल्व कर सकता है। और यहां से तुम्हें वैल्यू मिलने वाली है, x की दो वैल्यूज मिल रही है। एक आ रहा है तुम्हारे पास में, अब देख लो यहां से क्या आ रहा है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दैट इज 1/6 और दूसरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है -1। अब मजे की बात यह है कि सी ऑप्शन में ये दोनों आंसर है, तो बच्चों ने उसको टिक मार दिया था। बट सोच के देखो कि अगर तुमने -1 यहां पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स -2, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स -3। अब अगर तुम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हो, यही वाले फॉर्मूले से अगर इसको सॉल्व करते हो तो देखते हैं ये क्या आंसर देता है। तो ये बन गया tan इनवर्स -5 अपॉन 1 प्लस 6, जो कि फाइनली जो रिड्यूस हुआ वो tan इनवर्स में एक नेगेटिव वैल्यू लेके रिड्यूस हुआ। अब इसका प्रिंसिपल रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहां पे 1 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये वैल्यू तुम्हारा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस आंसर को हम लोग कैरी नहीं करेंगे और इसी वजह से ये आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा एंड इट 1 + 6 ही आएगा। तो इसीलिए इसमें हम लोग सीधा 1/6 को ही टिक मारेंगे। -1 इसमें सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है, इट्स नॉट कमिंग इक्वल्स टू π/4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि ए लाइन मेक्स 0 इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ x एंड y एक्सिस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन विच इज गिवन टू यू एज 3x + 4y + 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर कोई लाइन x और y एक्सिस के ऊपर कोई इंटरसेप्ट ही नहीं बना रहा है तो सीधी सी बात है कि x1, y1 पासिंग पॉइंट जो है वो 0,0 है। कोई इंटरसेप्ट ही नहीं बना रहा ना, तो लाइन कहां से निकल रही होगी, ओरिजिन से निकल रही होगी। और ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है 3x + 4y + 6 के साथ में। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप देख लेते हैं जो कि आ रहा है -3/4। तो जो लाइन मैं ढूंढ रहा हूं जो इस पॉइंट से पास कर रहा है उसका स्लोप हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज 4/3। और हमें यह पता है कि जब हमें पॉइंट दिया हुआ है और लाइन का स्लोप दिया हुआ है तो वहां से लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमारे पास में पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो उसको यूज करते ही y - y1 इज इक्वल्स टू m डैश x - x1। तो y - 0 ये वैल्यू हमने यहां निकाल ली है, 4/3 x - 0। तो फाइनली आ गया 3y इज इक्वल्स टू 4x। दैट मीन्स फाइनल आंसर इज 4x - 3y इज इक्वल्स टू 0। अब ये ऑप्शन तुम्हारा अवेलेबल है सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये था नहीं। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही सिंपल सा प्यारा क्वेश्चन है। सर्कल का रेडियस तुम्हें निकालना आना चाहिए और साथ में इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का तड़का भी उसने लगा दिया है। तो एज वी नो कि अगर तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो इसमें रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है √का g² + f² - c। दैट मीन्स x के कोफिशिएंट का आधा करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो यहां से तुम्हारा g जो है आधा करके cos थीटा देगा और यहां से f जो है वो sin थीटा देगा, क्योंकि ये 2 cos थीटा है g की वैल्यू और यहां 2 sin थीटा है f की वैल्यू। बाकी c तो तुम्हारा -8 है, उसको रहने दो। अब डालो यहां पे, तो ये बन गया cos² थीटा + sin² थीटा -(-8) दैट इज +8।
और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तुम्हारा 1 होता है, तो 1 + 8 9 हो गया, और रूट ओवर ऑफ 9 सीधा सीधा आंसर आ गया r = 3। ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन में अवेलेबल है। एंड आई थिंक कि इस पेपर के 5 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे थे जो तुम आराम से कर सकते थे, बाकी 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से टफ थे। और देखो, बिना टफ क्वेश्चन किए हुए तुम प्रैक्टिस जोन में नहीं आ सकते, मतलब अभी जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ही ये पेपर सेट हो रहे हैं। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कर लो, और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेट के डिस्कशन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।